Good morning, students. I again welcome you in AVM online classes. We are doing chapter number 2, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. First part we have already done. Today we will do second part of this chapter. Before starting part 2, let us recapitulate part 1. Part 1 story that deals with a rag picker boy, Sahib Alam, who has come from Dhaka. माइग्रेंट्स हैं जो ढाका से दिल्ली इन सर्च ऑफ देयर लाइवलीहुड कि उनकी जीविका चल सके। और जैसा कि चैप्टर में बताया गया कि वहाँ उनके फील्ड्स वगैरह जो हैं वो स्टॉर्म की वजह से, फ्लड की वजह से तहस नहस हो जाते हैं और उन लोगों को खाने का अनाज तक नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से जो है काफ़ी सारे लोग हैं जो दिल्ली में आकर के, सीमापुरी एक जगह है दिल्ली में जो पेरीफेरी के ऊपर है, आउटर एज पर है, लेकिन वहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। तो साहिब आलम के थ्रू जो है ऑथर उन बच्चों की स्थिति बताती है कि किस तरह से दयनीय स्थिति में वो बच्चे रह रहे हैं, किस तरह से वो रैग पिकिंग करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं। एंड द वे मेटाफर हैज़ बीन यूज्ड, गार्बेज इज़ गोल्ड टू दैम। और इसके अलावा कुछ मैंने आपको स्टेटमेंट्स बताई हैं इसमें पार्ट 1 में, उनको आप साथ के साथ अंडरलाइन करते चलें। और जिस समय आप अपनी नोटबुक तैयार करेंगे उसमें लिखें, आप उनकी एक्सप्लेनेशन लिखें सभी की। और फाइनली फिर जो है वो लड़का एक टी स्टॉल के ऊपर काम करने लगता है, लेकिन वहाँ जो है काम करते हुए द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक। इट शोज़ कि दैट दूसरे के अधीन काम करके जो है उसको अच्छा नहीं लगता है। उसका जो अपना काम था उसमें उसको एक अलग ही मजा था। नो डाउट कि दैट ही वॉज नॉट एबल टू गेट द 2 times ऑफ मील इवन, बट इवन देन ही हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन विच हैड बीन शोन हेयर। Now come to part 2, and this part 2 of story deals with one another character, मुकेश। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों अलग अलग बैकग्राउंड की स्टोरीज हैं, लेकिन थीम दोनों स्टोरीज की एक है। दैट्स वाई दे आर अंडर द सेम हेडिंग, दे आर द पार्ट ऑफ सेम चैप्टर। अदरवाइज दोनों की स्टोरीज का बैकग्राउंड अलग है। एक जो है वो पहले वाली जो स्टोरी है एक रैग पिकर बॉय की और दिल्ली सीमापुरी से रिलेटेड है। दूसरी जो है जिसमें आपका कैरेक्टर है मुकेश, एंड दिस स्टोरी स्टार्ट्स विद द स्टेटमेंट आई वांट टू ड्राइव ए कार। कि जो यहाँ हमारा कैरेक्टर है मुकेश, वो एक कार ड्राइव करना चाहता है, ये उसका ड्रीम है, ये उसकी इच्छा है। इस स्टोरी का बैकग्राउंड जो है वो फिरोजाबाद सिटी से है, एंड फिरोजाबाद सिटी दैट इज़ फेमस फॉर बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज। लेट अस स्टार्ट रीडिंग। इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन होगी और जो चीज़ें होंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश जो है वो इस बात के ऊपर जोर देता है कि वो अपना खुद का मालिक बनेगा। इट मीन्स कि वो अपना खुद का काम करना चाहता है, वो किसी दूसरे के नीचे जो है नौकरी नहीं करना चाहता, दूसरे का काम नहीं करना चाहता है। तो वो फिर अनाउंस करता है, फिर इस बात की डिक्लेरेशन करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो जो लेखिका है हमारी अनीश जंग, वो उससे जानना चाहती है कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। तो कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। फिर आंसर देता है कि मैं सीख लूँगा कि कार कैसे ड्राइव की जाती है। एंड लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज़, और लेखिका की आंखों में आंखें डाल करके सामने देखते हुए, इट शोज़ हिज कॉन्फिडेंस लेवल, कि किस तरह से लड़का जो है वो कॉन्फिडेंट है अपनी उस बात को लेकर के, अपने उस एम्बिशन को लेकर के कि वो कार ड्राइव करना चाहता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ये उसका जो आई कॉन्टैक्ट है, इट शोज़ दैट। एंड हिज ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। और जैसा कि आपको पहले बता दिया कि फिरोज़ाबाद में स्टोरी का बैकग्राउंड है, और फिरोज़ाबाद जो है वो फेमस है अपनी बैंगल्स के लिए। लेकिन ऑथर कहती है कि उसका ये जो ड्रीम है ये बिल्कुल किस तरह से नज़र आता है, एक मिराज की तरह से नज़र आता है। मिराज एक जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, पर्टिकुलरली अगर हम डेजर्ट्स की बात करते हैं कि जहाँ जब हॉट वेदर हो और ऐसा लगे कि कहीं जो है वो पानी है, लेकिन ऐसा होता नहीं वास्तव में।
और अगर हम अपने लोकल रीजन्स की बात करते हैं तो वेरी हॉट सीज़न में, पर्टिकुलरली समर सीज़न में जो है, रोड्स के ऊपर भी हम कई बार मान लीजिए व्हीकल में बैठे हुए हैं और जा रहे हैं कहीं, तो सामने जो है रोड के ऊपर रिफ्लेक्शंस जो है कुछ इस तरह से लगता है हमें कि मानो वहाँ वाटर हो या रोड जो है वहाँ से ऊपर नीचे है। तो इस तरह के जो भ्रम उत्पन्न होते हैं उन चीज़ों के लिए यहाँ बात की जा रही है कि उसका जो ड्रीम है वो वहाँ उन स्ट्रीट्स में, फिरोज़ाबाद की उन गलियों में जहाँ धूल उड़ती है, एक मिराज की तरह से है। और इसका रीज़न क्या है कि दैट एवरी अदर फैमिली फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, कि हर दूसरा परिवार जो है वहाँ फिरोज़ाबाद में वो बैंगल मेकिंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि वहाँ लोगों के पास जो काम है करने के लिए वो बैंगल मेकिंग का है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव spent generations walking around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems। यानी कि ये वो जगह है, ग्लास बैंगल मेकिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका ये सेंटर है, केंद्र है, यानी इससे ज़्यादा दूसरी जगह कहीं नहीं है। जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ है, जो ग्लास को ब्लो करके और उसको जो डिज़ायर्ड शेप्स दी जाती हैं उसकी यहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं। और जहाँ जो परिवार लगे हुए हैं जिन्होंने अपनी जनरेशन्स गुजार दी हैं, यानी कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इस तरह से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों के जो है ये काम चलता रहता है। और जो गर्म भट्टियाँ हैं उनके पास ग्लासेस को वेल्ड करते हुए, बैंगल्स बनाते हुए, उन सभी महिलाओं के लिए जो भी इस देश से बिलोंग करती हैं। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स। और उनमें से कोई भी इस बात को नहीं जानता है कि इस तरह से ये जो हाई टेम्परेचर ग्लास फर्नेसेस हैं इनके आसपास बच्चों से काम करवाना, चाइल्ड लेबर, ये पूरी तरह से इलीगल है। और फिर किस तरह की परिस्थितियों में? इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, इस तरह की, यानी छोटे छोटे कोठरी नुमा, छोटी छोटी झोपड़ी नुमा वो कमरे हैं, वो जगह हैं जिनके अंदर बैठ करके उन्हें काम करना पड़ता है, जहाँ ना प्रॉपर एयर की व्यवस्था है ना रोशनी है। दैट द लॉ, ये उसके साथ कनेक्ट किया गया है कि ये सारी चीज़ें लॉ के अगेंस्ट हैं, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। इफ एनफोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। यानी कि अगर जो कानून कहता है, जो लॉ है चाइल्ड लेबर को लेकर के, अगर उसको पूरी तरह से पालन किया जाए तो 20,000 बच्चों को इस तरह की इंडस्ट्री से, उन गर्म भट्टियों के बाहर निकाला जा सकता है, जहां वो अपने दिन के डे लाइट आवर्स, जो दिन के समय हैं, जो दिन के घंटे हैं उनके, वहाँ उनको वो वेस्ट करते हैं, वहाँ वो जो लगे रहते हैं। और अक्सर होता क्या है कि इस तरह की परिस्थितियों में काम करने की वजह से वो बच्चे अपनी आइज़ की ब्राइटनेस को लूज़ कर देते हैं, उनकी आँखों की चमक चली जाती है, उनकी देखने की जो क्षमता है, जो आई साइट्स हैं, वो वीक हो जाती हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। और मुकेश की आंखों में एक चमक है क्योंकि वो चाहता है कि वो ऑथर को अपने घर लेकर के जाए। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ड, और बड़े प्राउड के साथ ये बताता है कि उसका घर जो है वो दोबारा बनाया जा रहा है, रीबिल्ड किया जा रहा है उसे। तो लेखिका जो है उसके साथ, मुकेश के साथ उसके घर के तरफ चल पड़ती है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। और उसके बाद फिर वो इस तरह की गलियों से गुजरते हुए, जहाँ जो पूरी तरह से किससे, गार्बेज वगैरह से, कूड़े करकट से भरी हुई हैं, स्मेल आ रही है गंदी, इस तरह के घरों के पास से गुजरती हैं जिनकी दीवारें जो हैं क्रम्बलिंग स्टेज में हैं, यानी कि अब गिरी तब गिरी वाली स्थिति है। लटकते हुए दरवाजे जो प्रॉपरली फिट नहीं हैं, यानी कि उनकी स्थिति ऐसी है कि काफ़ी लंबे समय से उनको जो रिपेयरिंग की ज़रूरत है वो नहीं की गई है। कोई खिड़कियां नहीं हैं, और छोटे छोटे उन घरों में जो है भीड़ है ह्यूमन बीइंग्स की और एनिमल्स की, यानी कि जो उनके पशु जो वो रखते हैं वो भी इकट्ठे ही रहते हैं। यानी कि जो पुराना एक समय था जिस तरह से मानव पशु की तरह से रहता था, वहाँ उन लोगों की स्थिति भी कुछ वैसी ही है कि इकट्ठा ही उन्हें रहना पड़ता है, उनके पास इतनी ही स्पेस, इतनी ही जगह है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और एक इसी तरह के घर के सामने वो जाकर के रुकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसका घर कुछ दूसरों से अलग दिखता था या कोई बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में था।
बैंक से वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, और अपना पैर मारते हुए, अपनी लात मार करके वो जो लटकता हुआ आयरन डोर है उसको खोलता है एंड पुशेज इट ओपन। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक इन वन पार्ट ऑफ इट, और वो जैसे ही अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ आधा बना हुआ शेक, जो छप्पर वगैरह जो बनाया जाता है सूखी घास वगैरह से, उससे हाफ बिल्ट शेक जो है वो पार्ट है एंटर करते ही। थैस्ड विद डेड ग्रास ड्राई ग्रास जो है उसके साथ वो बना हुआ है, यानी कि जिससे वो छत बनाई जाती है सूखी घास वगैरह से, घास फूस से। एक फायरवुड स्टोव है, चूल्हा, जिसके ऊपर एक बड़ा सा लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनक लीव्स, कि जिसके अंदर जो है पालक की पत्तियां वगैरह उबल रही हैं, और वो उस बर्तन के अंदर जो है वहाँ वो रखा हुआ है उस चूल्हे के ऊपर। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और उसके अलावा जो है ग्राउंड के ऊपर बड़े से एक एल्यूमिनियम की प्लेट वगैरह में कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। ए फ्रेल यंग वुमैन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और एक फ्रेल वीक, यानी कि जिसके फिजिक को देख करके पता लगे कि काफ़ी कमज़ोर सी जो है एक महिला, वहाँ यंग महिला जो है वो शाम का खाना परिवार के लिए बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, हालांकि उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ है लेकिन वो ऑथर को देख करके मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है वो, इट मीन्स कि मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि अगर एज के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत ज़्यादा एज नहीं है उसकी, बहुत बड़ी वो नहीं है। शी हैज़ बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। लेकिन उसके बावजूद जो किसी भी परिवार में, घर में जो एक बहू का जो दर्जा होता है, डॉटर इन लॉ का जो काम है, और जिस तरह से फिर वो सारे के सारे काम वो करती है, तो उसकी जो एक कमांड है अपने काम को लेकर के और चीज़ों को लेकर के, तो उसने वो रिस्पेक्ट गेन कर ली है। यानी कि घर में जो 3 पुरुष हैं, मुकेश, उसका बड़ा भाई और उसके फादर जो हैं, तो इनके जो भी काम हैं वो घरेलू काम जो है उस यंग वुमेन के द्वारा जो है किए जाते हैं, मुकेश के भाई की वाइफ के द्वारा। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. और जैसे ही ओल्डर मैन हियर मुकेश के फादर, वो घर में एंटर करते हैं तो वो जो है एक टूटी हुई दीवार है उसके पीछे जो है थोड़ी सी वहाँ हो जाती है पीछे वो यंग वुमेन, और जिस तरह से जो रिवाज कहता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। जैसी कस्टम की डिमांड है, जो रिवाज है उसके अनुसार जैसा होना चाहिए कि जो डॉटर इन लॉज हैं दे मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। और यहाँ इस केस में ही आपको बताई दिया कि इम्पॉवरिस्ड पुअर बैंगल मेकर जो है उसके फादर हैं। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. और यहाँ जिस गरीब व्यक्ति की जो बात की जा रही है, अगर देखा जाए कि उसकी इतनी सालों की जो मेहनत है, पहले उसने टेलर के रूप में काम किया है, उसके बाद एक बैंगल मेकर के रूप में काम किया है, वो अपने घर को रिनोवेट तक करवाने में भी कामयाब नहीं हो पाया। ना अपने दोनों बेटों को वो स्कूल भेज पाया, उनको एजुकेशन दिलवा पाया, और अगर वो कुछ करने में कामयाब रहा है, कुछ कर पाया, तो दैट वॉज टू डू इज टीच दैम वॉट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि वो जो काम जानता था, जो आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग है, वो अपने बच्चों को सिखा पाया और उसने उन बच्चों को भी उस इंडस्ट्री में काम पर लगा दिया। इट इज हिज कम हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, हु हैज़ वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। और मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो कहती है कि इसका कर्म है, ये इसका भाग्य है अपना, और उसने अपने हस्बैंड को भी, इट मीन्स कि मुकेश के जो ग्रैंड फादर रही हैं उसको भी उन्होंने जो है ब्लाइंड होते हुए देखा है। जो ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करते समय वहाँ जो पॉलिशिंग है उसकी जो डस्ट होती है उसकी वजह से उन्होंने अपने आईज़ लूज़ कर दी थी। तो ये जो ग्रैंड मदर है ये कहती है, कैन ए गॉड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन, यानी कि जो भगवान ने जिसके लिए जो काम निर्धारित कर दिया, उसने जिसको जिस तरीके से जिस काम के लिए लगाया है, क्या उसको कभी तोड़ा जा सकता है, यानी कि उस चीज़ को चेंज किया जा सकता है। तो कहती है, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। यानी कि वो ये मानती है कि उनका जन्म जो है एक बैंगल मेकर्स कास्ट में हुआ है, यानी कि जिनका पुश्तैनी काम ही ये रहा है कि चूड़ियाँ बनाना,
तो उसने जो है अपने बचपन से लेकर के और अब इस एज तक जो है बुढ़ापे तक सिवाय बेंगल्स के घर में, आंगन में, हर दूसरे किसी के घर में, उनके आंगन में, फिरोज़ाबाद की गलियों में इस काम के अलावा और कुछ नहीं देखा। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow, line mounts in unkempt yards are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. और इसके अलावा जो हैंड कार्ट्स हैं, जो हाथ से खींची जाने वाली रेडियाँ वगैरह होती हैं, इनके ऊपर पूरा का पूरा ढेर लगा होता है उन चीज़ों को लेकर के, यानी कि जहाँ जो वो चीज़ें बनाई जा रही हैं उससे दूसरी जगह ले जाना या बेचने के लिए लेकर के जाना, किस तरह से उन चीज़ों का ढेर लगा हुआ होता है, यही सारी चीज़ें नज़र आती हैं। और ये डिफरेंट कलर्स ऑफ बैंगल्स की यहाँ बात की गई है कि किस तरह के कलर्स की जो हैं वो अलग अलग कलर्स की बैंगल्स बनाई जाती हैं। And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. और इसके बाद फिर वो डार्क हटमेंट्स उन अंधेरे कोठरी नुमा जगहों पर जो है वहाँ लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, यानी कि जो तेल के दिए हैं जो टिमटिमाते हुए, यानी कि जिनकी रोशनी बहुत कम होती है, उनके पास बैठ कर के काम करना, जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनके फादर मदर्स वो वहाँ बैठ कर के उन कलर्ड ग्लासेस के पीसीज को सर्कल्स के रूप में वेल्ड करते हैं। एंड देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी आंखें जो हैं वो कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाती हैं, कुछ इस तरह से आदी हो जाती हैं, यानी कि उन्हें उस कम अंधेरे में, डिम रोशनी में जो है ज़्यादा बेहतर दिखता है बजाय कि बाहर की तेज़ रोशनी की। यानी कि जिस तरह से अगर हम यहाँ एक फैक्ट की बात करें तो कई बार हम जो है बाहर से, मान लीजिए बाहर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है और उससे अगर रूम में एंटर करते हैं अंदर तो हमें एकदम से जो है कम दिखाई देता है, और ऐसा ही अंदर से बाहर जाते हैं तो वो बाहर की लाइट की चमक जो है वो बहुत तेज़ लगती है। लेकिन यहाँ जिस तरह से ये सारा दिन अपना जो है उस कम रोशनी में निकाल देते हैं और फिर रातें तो उनके लिए वैसे ही जो है इतनी रोशनी वाली और ऐसे नहीं होती हैं, तो उनकी आँखें जो हैं वो कम रोशनी में, डिम लाइट में देखने की आदी हो जाती हैं। और इस चीज़ का अंत अक्सर कैसे होता है, लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, कि इससे पहले कि वो एडल्ट्स हों, अपनी एडल्टहुड की स्टेज पर पहुँचें, यानी कि वो मैच्योर्ड हों, 18 साल की उनकी आयु हो, उससे पहले ही वो अपनी आई साइट्स को लूज कर देते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits along an elderly woman soldering pieces of glass. सविता जो एक यंग लड़की है, उसने एक फेडेड पिंक ड्रेस जो है वो पहनी हुई है और एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठी हुई है और ग्लास के पीसीज को सोल्जर कर रही है, उनको वेल्ड करने का, जोड़ने का काम कर रही है। और यहाँ एक इस बात का ध्यान रखेंगे, ये जो लड़की अब सविता, तो इट मीन्स कि जो ऑथर गई है मुकेश के साथ उसके घर, सविता उसके परिवार से नहीं है। तो यानी कि जब ऑथर गई है और उसका लिखने का काम है तो वो आसपास और ऑब्जर्व करती है, तो ये किसी दूसरे घर का सीन है, उसके आसपास की स्थिति को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो आपस में इनका लिंक नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें जहाँ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, और जिस तरह से मशीन के टोंग्स बड़े परफेक्शन के साथ काम करते हैं, कुछ इसी तरह से इस लड़की के हाथ भी जो हैं उस मशीन के टोंग्स की तरह से चलते हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, और ऑथर जो है इस बात को लेकर के हैरान है कि क्या इस लड़की को इन चूड़ियों की पवित्रता का पता भी होगा जिनको बनाने में ये हेल्प कर रही है, लगी हुई है। क्योंकि जो बैंगल्स हैं वो सिंबलाइज करती हैं इंडियन वुमेन सुहाग की, जो भारतीय महिला है उसके सुहाग की निशानी है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और मैरिज के समय किस तरह से उन शगुन समझा जाता है, उन्हें शुभ माना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज रैप्ड विद अ रेड व्हील, हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और शायद एक दिन अचानक से ऐसा आएगा दिन कि उस दिन जो है उसके सिर के ऊपर लाल पल्लू होगा, उसके हाथों में लाल मेहंदी लगाई गई होगी और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों के ऊपर जो है रोल कर रही होंगी। इट मीन्स कि यानी कि जब उसकी शादी होगी और वो एक दुल्हन बनेगी उस बुजुर्ग महिला की तरह से, यानी कि जो इस प्रक्रिया से सालों पहले गुजर चुकी है, यानी कि कभी वो महिला भी जो है दुल्हन बनी होगी, उसकी शादी हुई होगी। अब भी उसके हाथों में बैंगल्स हैं, किसके, उस एल्डरली वुमेन की बात की जा रही है, उस बुजुर्ग महिला की बात की जा रही है, लेकिन उसकी आंखों में किसी तरह की कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस
ड्रेन्ड ऑफ जॉय, और उसकी आवाज़ में किसी तरह की कोई खुशी नहीं, कोई चार्म नहीं है। और वो बुजुर्ग महिला कहती है कि उसने आज तक एक वक्त भी जो है पेट भर खाना नहीं खाया कभी। ये उसकी उस गरीबी को, उसकी वास्तविक स्थिति को रिफ्लेक्ट करती है ये बात। शी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन टाइम फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट इज वॉट शी हैज़ रीव्ड। हर हस्बैंड, एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, सेज, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और उसके जो हस्बैंड हैं उस बुजुर्ग महिला के, जिनकी लंबी सी दाढ़ी है, वो कहते हैं कि मैं सिवाय चूड़ियों के और कुछ नहीं जानता। और अगर उसकी कोई अचीवमेंट है अपनी लाइफ में तो वो यही है कि वो अपने परिवार के रहने के लिए एक घर बनवा पाया। तो उसको सुनकर के जो है हैरान होगा कोई भी कि ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि उसकी ये अचीवमेंट भी कि वो अपने परिवार के लिए घर बनवा पाया कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस काम में भी फेल हो गए, यानी कि वो अपना पूरा जीवन संघर्ष करने के बाद, मेहनत करने के बाद अपने परिवार के लिए घर भी नहीं बना पाए। कम से कम उसके सिर के ऊपर एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home। और इस बात का रोना, इस बात की कराहट हर घर में गूंजती है कि उनके पास जो है कुछ और करने के लिए, यानी कि अगर ये कहा जाए कि आप इस बैंगल मेकिंग को छोड़ करके कोई और बिजनेस करें, कोई और काम करें, तो उनके पास कोई पैसा नहीं है, ना उनके पास खाने के लिए इतना है कि मान लो अगर वो ये काम ना करें तो कुछ दिन जो है वो अपना गुजारा चला सकें किसी दूसरे काम की तलाश में या और इस तरह की चीज़ों को लेकर के। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। और जिस तरह से जो बुजुर्गों का हाल है, जो उनका रोना है, जो उनके दुख हैं, वही चीज़ें जो युवा हैं उनके अंदर भी वही चीज़ें इको करती हैं, वही चीज़ें गूंजती हैं, उनका भी हाल वही है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स। और ऐसा लगता है कि समय के साथ फिरोज़ाबाद में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं बदला है यहाँ, यानी कि एक तरह से बात की जा रही है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस की बहुत सारी जगह जो है काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी कुछ हालात बदले हैं, लेकिन फिरोज़ाबाद में ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं आया। इन लोगों को, इन गरीबों को देख करके ये समझा जा सकता है, ये कहा जा सकता है, ईयर्स ऑफ माइंड नर्विंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। और ये जो सालों की दिमाग को थका देने वाली जो मेहनत है, इसने उनके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के इनिशिएटिव लेने की, जो पहल करने की एक एबिलिटी होती है, जो ड्रीम देखने की एबिलिटी है, उसको भी ख़त्म कर दिया है, पूरी तरह से मार दिया है। तो उनकी इस तरह की दशा को देख करके, उनकी इस स्थिति को देख करके जो ऑथर है वो जानना चाहती है कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव। तुम अपने आप को एक कोऑपरेटिव के रूप में, एक संगठन के रूप में जो है क्यों नहीं संगठित करते, क्यों नहीं इकट्ठे हो जाते हैं आप लोग। तो एक जो यंग मैंस का ग्रुप है उनसे ये जानना चाहती है, उनसे पूछती है, हु हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। यानी कि वो लोग भी, ये यंग मैन का जो ग्रुप है वो भी उनके शिकार हैं, उस मिडिल मैन के, उस बिचौलिए व्यक्तियों के, जिन्होंने उनके फादर्स को, फोर फादर्स को अपने चुंगल में फंसाया था। तो ये यंग मैन का जो ग्रुप है ये क्या जवाब देते हैं, सुनिए कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal। कहता है कि अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं तो यानी कि वो लोग हम ही होंगे जिन्हें पुलिस जो है वो पीटते हुए घसीट करके ले जाएगी और जेल में डाल दिया जाएगा, इस चीज़ का चार्ज लगा करके कि हमने कुछ इलीगल किया है। फिर उनके बीच में कोई लीडर भी नहीं है जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके, चीज़ों को सही समझने में उनकी हेल्प कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। और उनके फादर्स जो बुजुर्ग, यानी कि जो गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए होते हैं, लेकिन वो भी इतने थके हुए हैं कि वो उन्हें किसी तरह से भी मोटिवेट, इंस्पायर नहीं कर पाते या उन्हें कुछ और सोचने के लिए नहीं समझा पाते हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपॉर्टी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। और उनकी जो बातें हैं वो एंडलेसली, यानी कि बातें तो बहुत करते हैं इन चीज़ों को लेकर के, अपनी परेशानियों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, लेकिन किस तरह से, जिस तरह से एक स्पायरल होता है कि गोल गोल घूम करके जहाँ से जो शुरू हुई है वो चीज़ वहीं आकर के ख़त्म हो जाती है। पॉवर्टी से, गरीबी से, पैथी, इंडिफरेंट, ग्रीड से इनजस्टिस, इन सारी चीज़ों को लेकर के बातें वो घुमा फिरा करके गोल 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 वहीं उन्हीं स्थितियों में आ जाते हैं। इट मीन्स कि दे हैव नो सॉल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम्स।
Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. तो उनकी सारी बातें सुन करके, उनकी स्थितियों को समझ करके, देख करके ऑथर जो है वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि वहाँ दो तरह के वर्ल्ड हैं, दो अलग अलग तरह के संसार हैं, जिनमें एक तो वो परिवार हैं जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, और इसके साथ में यानी कि जिस कास्ट में उनका जन्म हुआ है, जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करते हैं, वो कलंक उनके ऊपर जो है एक भार बना हुआ है कि बेंगल मेकर्स रहे हैं तुम्हारे फादर्स, फोर फादर्स, और तुम्हें भी यही काम करना है, ये चीज़ें सारी की सारी। और दूसरी तरफ एक उन लोगों का संसार है जिन लोगों ने इनके बाहर से वो एक चक्रव्यूह रचा हुआ है, जो विशियस सर्कल बनाया हुआ है, जिसमें साहूकार हैं, मिडिल मैन्स हैं, पुलिस मैन हैं, कीपर्स ऑफ लॉ जिनके ऊपर कानून की रक्षा की जिम्मेवारी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और इन सभी ने इकट्ठे मिलकर के टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और एक ऐसा वो रख दिया है उस बच्चे के ऊपर, एक इस तरह का एक भारी बैग लाद दिया है कि जिसे वो चाहते हुए भी नहीं उतार सकता, नीचे नहीं रख सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज इज फादर, और इससे पहले कि वो अवेयर हो कि वास्तव में उसके जीवन में उसके साथ हो क्या रहा है, वो किस तरह की परिस्थितियों में घिरा हुआ है, क्या कुछ उसके साथ परेशानियां हैं, उनका क्या कुछ समाधान हो सकता है, वो उससे पहले ही इन चीज़ों को नेचुरली रूप से स्वीकार कर लेता है कि उसका जीवन ऐसे ही चलना है जिस तरह से उसके फादर ने बिताया है, या उसके फादर ने इन चीज़ों को, इन परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लिया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ और करना इसका मतलब होगा डेयरनेस शो करना, दुस्साहस करना, हिम्मत दिखाना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जहाँ तक डेयरिंग की बात की जाए, दुस्साहस की, हिम्मत की बात की जाए, ये उसकी ग्रोइंग अप का पार्ट कभी रहा ही नहीं। यानी कि उसका जो पालन पोषण किया गया है, उसके पेरेंट्स ने उसे कभी इस तरह की चीज़ सिखाई ही नहीं कि आप किसी का विरोध कर सकते हैं या आप किसी के सामने इस तरह की हिम्मत दिखाएं। तो व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, आई एम चीयर्ड। तो लेखिका कहती है कि जब मैंने एक चमक देखी मुकेश में, इस बात को मैंने फील किया कि उसके अंदर एक इस तरह का स्पार्क है कि वो कुछ और करना चाहता है, उसके अंदर वो जज्बा है, तो कहती है मैं खुश हो गई। फिर रिपीट करता है मुकेश कि आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, कि वो गैरेज में जाएगा, वहाँ काम सीखेगा। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, गैरेज जो है उसके घर से काफ़ी दूर है, लेकिन वो इंसिस्ट करता है, यानी कि अपने कॉन्फिडेंस दिखाता है, इस बात को लेकर के डिटरमाइंड है, कहता है कि आई विल वॉक, मैं चल करके जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑथर उससे पूछती है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या आप प्लेन को भी फ्लाई करने का ड्रीम देखते हैं? तो अचानक से चुप हो जाता है, कहता है नहीं, नीचे ग्राउंड की तरफ घूरते हुए, यानी कि अब आई कांटेक्ट नहीं है, और मना कर देता है। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret, और उसकी ये जो हल्की सी आवाज़ में वो जब नहीं कहता है, तो इसमें थोड़ी सी एम्बेरसमेंट है, शर्मिंदगी है, लेकिन रिग्रेट नहीं है, पछतावा नहीं है, यानी कि जो अब तक पछतावे में नहीं बदली है, कुछ ना करने का पछतावा नज़र नहीं आता उसकी बातों से। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट इज सीज हॉटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, और वो सिर्फ अपने सपने को उन कारों तक ही सीमित रख करके संतुष्ट है जो अपनी शहर की गलियों में, अपने कस्बे की गलियों में यहाँ वहाँ दौड़ते हुए देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, इसको लेकर के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस अबाउट इट, कमेंट ऑन इट। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, की फिरोजाबाद के ऊपर वैसे भी बहुत कम एरोप्लेन्स जो हैं वो उड़ते हैं, यानी कि यहाँ कहने का मतलब क्या है कि वहाँ वो क्लास नहीं है जो उसको इंस्पायर कर सके एरोप्लेन्स को लेकर के, यानी कि उसने अपने कस्बे में जिस तरह के लोगों को या उच्च वर्ग को जो देखा है, तो वो गाड़ियों तक ही सीमित हैं, वहीं तक जो है उन साधनों का यूज़ करते हैं जो ऊपर बात की गई है, साहूकार्स की, बिजनेसमैन्स की, ब्यूरोक्रेट्स की, मिडल मैन की, इस तरह के लोगों की। तो इसलिए उसका सपना जो है वहीं तक सीमित है, वो उससे ऊपर वाली जो एक और क्लास है, जो लोग एरोप्लेन्स को यूज़ करते हैं, उस क्लास के सपने वो नहीं देखता है, इस तरह की चीज़ें उसने अपने आसपास नहीं देखी हैं। वेल, दिस इज़ योर
चैप्टर। आप इसमें जो क्वेश्चंस हैं, थिंक एज यू रीड, ये क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपके अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, इसमें जो क्वेश्चंस आप करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, वो साथ के साथ आप अपने नोट रखें, उनको लिखेंगे आप। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट तीनों क्वेश्चन आप करें। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये भी तीनों क्वेश्चन आप करें, ठीक है। इसके अलावा जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं आप अपनी हेल्प बुक फुल मार्क्स से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में लिखें। इन क्वेश्चंस को लेकर के कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है आपकी, आप डिस्कस कर लें, पूछेंगे। और देखिए यहाँ ये जो एक क्वेश्चन है आपका, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, कि जो मुकेश है वो अपने ड्रीम को किस तरह से रियलाइज़ कर सकता है। तो हमें जो जनरल कंडीशंस होती हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने ड्रीम को, अपने एम्बिशन को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ बताएंगे, यहाँ लिखेंगे। साहिब को लेकर के, मुकेश को, अगर दोनों को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो साहिब है, ही हैज़ नो ड्रीम, उसका अपना कोई ड्रीम नहीं है, वो ज़्यादा छोटा है मुकेश के कंपैरिजन में। उसकी विशेज़ हैं कुछ कि जिस तरह से शूज़ मिल जाएं उसे, बाहर खड़ा होकर के वहाँ टेनिस का गेम देख रहा है वो, तो इस तरह की खेल जो है वो, उसे भी पता है कि वो चीज़ें उसकी पहुँच में नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से एक बच्चे के अंदर ख्वाहिशें होती हैं, इच्छाएँ होती हैं, तो वो उसकी विशेज़ हैं, डिज़ायर्स कह सकते हैं आप, ड्रीम नहीं हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, मुकेश का ही ड्रीम है और दैट ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ही वांट्स टू ड्राइव ए कार। तो इन चीज़ों को लेकर के आप लिखेंगे। अगर हम ओवरऑल थीम की बात करते हैं कि ऑथर जो है यहाँ वास्तव में क्या कुछ हाईलाइट करना चाहती है, दैट इज़ द थीम ऑफ चाइल्ड लेबर, कि हाउ द पॉवर्टी forces poors to grind, to work hard, even at that stage when a child should go to school, get education, to enjoy, but they are deprived of all these facilities in their lives. वेल आप चैप्टर पढ़ें, क्वेश्चन आंसर्स करें, कोई प्रॉब्लम्स हों तो आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।